बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोप्सी लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमने वो चीज़ें देखनी है कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि किस तरीके से ऑटोप्सी के लिए क्रेनियल कैविटी को ओपन करते, थोरेसिक कैविटी को, फिर स्पेशल ऑटोप्सी टेक्निक्स देखी। अब ये देखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसकी ऑटोप्सी के लिए कैसे कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं। ब्रेन के लिए वही बताया कि 2 फ्लैप्स बनाएंगे स्कैल्प को, इंटीरियर फ्लैप को ले आएंगे सुपरसिलियरी रिजिस तक, पोस्टीरियर फ्लैप को ऑक्सीपिड पे ले जाएंगे, फिर सर्कमफ्रेंशियल क्रेनियोटोमी करेंगे, ब्रेन एक्सपोज होगा। वहाँ पे हमने क्या देखना है, कोई क्लॉट तो नहीं पड़ा हुआ, कोई हैमरेज तो नहीं है, ठीक है जी, एम्बोलस तो नहीं को पड़ा। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। इस तरीके से इसको एग्जामिन करना। ड्यूरा आफ्टर रिमूविंग द ड्यूरा बेस ऑफ द ब्रेन में से ब्रेन को हमने एक्सपोज करना और देखना है। इसके बाद आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। पहली बात, स्पाइनल कॉर्ड की ऑटोप्सी में क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको देखने की। हाइपर एक्सटेंशन इंजरी हो सकती है, विप्लैश इंजरी हो सकती है, कंकशन हो सकती है। इन कंडीशन में हमने आइडेंटिफाई करना कि क्या कोई ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी तो नहीं हुई। इसके लिए 2 तरह की अप्रोच यूज़ होती है, एक होती है एंटीरियर अप्रोच, एक होती है पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर अप्रोच आसान है, एक तो। नंबर 2, हमें इतनी ज़्यादा डाइसेक्शन नहीं करनी पड़ती, मैसिव ऑटोप्सी करनी पड़ती है इन केस ऑफ द एंटीरियर अप्रोच। और एंटीरियर में डेफिनेटली टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पोस्टीरियर में कम लगता है। तो इस तरीके से हम स्पाइनल कॉर्ड को भी देखते हैं और इंजरीज़ की नोयत को देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव ऑटोप्सी। अभी तक ऑटोप्सी हमने करते क्यों थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि टू डिटरमिन द काज ऑफ द डेथ, ताकि जो मोड का पता चल सके डेथ हुई कैसे थी, सुसाइडल होमिसाइडल थी, हकदार को इंसाफ मिल सके। लेकिन और मोस्टली मोर देन 90% केसेस में हम काज ऑफ द डेथ ऑटोप्सी करने के बाद पता चल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ऑटोप्सी, जिसमें काज ऑफ डेथ मिल जाए। अब 2 to 10% केसेस ऐसे होते हैं इवन इन द बेस्ट सेंटर्स, ऑटोप्सी सेंटर्स में भी, कि काज ऑफ डेथ हमें नहीं मिल सकती। इस तरह की ऑटोप्सी जिसके एंड में हमें काज ऑफ डेथ ना मिल सके और हम लिख दें कि टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग के बाद कोई हम लिखते ये हैं कि कोई स्पेसिफिक कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिली जिसको काज ऑफ डेथ करार दिया जाए, इसमें ये लिखते हैं। तो इस तरह की जो है ऑटोप्सी, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। नेगेटिव ऑटोप्सी क्यों आती है, क्या वजह हो सकती है नेगेटिव ऑटोप्सी की। नंबर 1, पहली वजह, इम्प्रॉपरली हिस्ट्री टेकन। हिस्ट्री ली नहीं हमने, डेड बॉडी आई है, बस फटाफट ऑटोप्सी शुरू कर दी। अब हिस्ट्री पूछते हैं हम, हो सकता है बंदे को न्यूमोथोरिक्स हो सकता है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है उसको एयर एम्बोलिज्म हो सकता है उसकी डेथ किसी एनाफ्लेक्सिस की वजह से हुई हो। लेट्स हॉस्पिटल में अक्सर डायरिया के पेशेंट आते हैं, उनको रिंगर लैक्टेट या वो सलाइन सोल्यूशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब इवन डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन या रिंगर लैक्टेट लगने से उनको इतनी एलर्जी होती है, एनाफ्लेक्सिस की वजह से डेथ हो सकती है उनकी। हमने हिस्ट्री नहीं ली कि इसने पहले कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया जिसकी वजह से एनाफ्लेक्सिस की वजह से इसकी डेथ हुई है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई स्पेशल टेक्निक होती है। अगर एयर एम्बोलिज्म है तो हमें हार्ट को पेरिकार्डियम समेत निकालना पड़ता है, फिर फिल करना पड़ता है वाटर से। डेफिनेटली अगर हम हिस्ट्री नहीं लेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि इसकी एयर एम्बोलिज्म से डेथ हुई है, तो हम इस स्पेशल टेक्निक की तरफ ही नहीं जाएंगे। अगर स्पेशल प्रोसीजर नहीं करेंगे तो हम डेथ और ही इधर उधर घूमते रहेंगे, हमें डेथ नहीं मिलेगी डेथ का साथ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में स्पेशल हमने लिखा था कि डाइसेक्शन करते हैं हम बिफोर एंटरिंग इनटू द हार्ट। पल्मोनरी ट्रंक में हमें सैडल शेप एम्बोलस नज़र आता है। डीवीटी में हमें पता चल जाता है कि हार्ड अपॉन इट्स सेल्फ कॉइलिंग और क्या होता है ट्रांसवर्स रीचेज वाला हार्ड किस्म का एक हमें एम्बोलस मिलता है। जबकि पोस्टमार्टम क्लॉट होता है वो तो येलो कलर का होता है, उसको चिकन फैट भी कहते हैं, चिकन फैट क्लॉट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर पर्सन की फीयर से डेथ हुई है, फेकल इनहिबिशन से किसी ने मुक्का मार दिया ग्रोइन रीजन में, एपिगेस्ट्रियम में, तो अब हमें हिस्ट्री नहीं दी हमें, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि इसकी इस वजह से भी डेथ हो सकती है, तो हमें डेथ नहीं मिलेगी। नंबर 1, हिस्ट्री नाट लेने की वजह से। नंबर 2, इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन। एक्सटर्नली हमने उसको देखा था, लेकिन जल्दी से इंटरनली पे आ गई। एक्सटर्नली हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। एक्सटर्नली हो सकता है कि उसके ऊपर हमारे पास वो इंजेक्शन का मार्क हो, तो हमें कहा था कि 2 into 2 सेंटीमीटर की स्किन काटते थे हम। 50% जाती थी केमिकल एनालिसिस के लिए, 50% टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए। पता चलता था कि कोई ड्रग इन्फ्यूजन से तो नहीं इसकी डेथ हुई, ये पता चलता था। एंटीमार्टम ये निशान है या पोस्टमार्टम, उसका हमने पता ही नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है उसके कंसील्ड एरिया में किसी का ब्रूज हो, हमें नज़र आ जाए, नेक के ऊपर कोई स्ट्रैंगुलेशन हो, ठीक है। ये हम मिस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है बंदे को किसी इंसेक्ट ने स्नेक ने बाइट किया हो, उसका कोई निशान हो, हमने उसको मिस कर दिया। इलेक्ट्रोक्यूशन करंट लगा हो, उसको मिस कर दिया। तो जब हम इन चीज़ों को मिस कर देंगे तो डेफिनेटली फिर हम इंटरनली देखते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, काज ऑफ डेथ नहीं मिलेगी। नंबर 2 क्या हो गया कि हमने प्रॉपरली एग्जामिन ही नहीं किया। नंबर 1, हिस्ट्री नहीं ली। नंबर 3 कि नॉर्मली क्या होता है कि जब डेड बॉडी आती है, कभी कभी हमने ऑटोप्सी लेट कर दी होती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं बॉडी को।
टू डिले द प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफिकेशन, ताकि टिशू में हमें फाइंडिंग मिल सके। लेकिन अब क्या हुआ कि इम्प्रॉपरली हमने क्या किया कि उसको फ्रीज ही नहीं किया, प्यूट्रीफिकेशन स्टार्ट हो गई। जिन्हें विसरा में हमें कुछ साइन मिलने थे वो मिलेगी, डेफिनेटली इनका नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से भी होती है। फिर इम्प्रॉपरली टेकन विसरा, क्या हमें ब्लड भेजना चाहिए था, ब्लड हमने सैम्पलिंग के लिए भेजा ही, या कि PFSA में हम भेजते हैं 24 to 48 आवर्स के अंदर पहुंच जाना चाहिए हमारा सैंपल, अदरवाइज़ प्यूट्रीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। या हमारे पास ये होता है कि वो लेट हो गया, वो पहुंचा नहीं सैंपल, इस वजह से हमें फाइंडिंग नहीं मिल सकी। या ये होता है कि वोलेटाइल पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अब वो वोलेटाइल है, हमने प्रॉपरली उसको सील ही नहीं किया, वो उड़ गई, पता ही नहीं चला पॉइजनिंग की गैस को। ठीक है जी, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से। ठीक है, हिस्ट्री नहीं ली, पहली बात हिस्ट्री नहीं ली, दूसरी एग्जामिन नहीं किया, तीसरी बात टिशू को प्रिजर्व नहीं किया, चौथी बात टाइम पे पहुँचाया नहीं, पाँचवीं बात रॉन्ग विसरा सेलेक्ट किया, छठी बात जो है। अच्छा जी, इसके अलावा काज क्या हो सकती है कि कंसील्ड कोई भी ट्रोमा हमने छोड़ दिया, कि लेट्स सपोज थ्रोटलिंग से उसकी मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई, हमने गले को प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। या कैसे है कि उसको किसी ने ब्रूजेस वगैरह मौजूद हैं ग्रोइन रीजन में या एपिगेस्टियम में, जो कि ट्रिगर एरिया होता है, वहाँ पर मौजूद है, उसको मिस कर गए। इसके अलावा क्या हो सकता है कि लीजन्स इन द सिस्टम, ब्रेन को प्रॉपरली हमने देखा ही, ठीक है जी, हमने देखा ही नहीं कि उसमें कोई क्लॉट तो नहीं मौजूद, कोई हैमरेज तो नहीं मौजूद, हो सकता है हिस्ट्री भी नहीं प्रॉपरली दी, एक तो हमने पहले कि एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पे तो नहीं था पड़ता, हैमरेज में अक्सर उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, स्ट्रोक हुआ हो, ठीक है, वो मिस करके। कॉर्नरी एक्लूजन वहाँ पे नहीं हमने देखा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सिस्टम के लीजन्स जो हैं बेसिक हम वो मिस करते जा रहे हैं। तो मिस करने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, हमें काज नहीं मिलेगी। तो प्रॉपरली हिस्ट्री ना लेने पे नंबर 1, नंबर 2 प्रॉपरली एग्जामिनेशन ना करने पे, लेट पहुँचाने से, इन प्रॉपर विसरा सेलेक्ट करने पे, इन प्रॉपर सैंपल टेकन करने पे, उसके अलावा उसको प्रेजर्वेशन ऑफ द टिशू ना करने की वजह से, और कंसील्ड हैमरेजेस वगैरह को छोड़ जाने से, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्रॉपर ना करने की वजह से, अल्टीमेटली लीजन्स ऑफ द सिस्टम छोड़ जाने की वजह से हमें ऑटोप्सी का रिजल्ट कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिली जिसकी वजह से डेथ का काज बताया जा सके। फिर आ जाती है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स। अब होता क्या है कि कुछ होते हैं एंटी मॉर्टम फिनोमेना, बंदा मर रहा है, डूब रहा है, या किसी को भूल ही लगी है। अब जब वो मर जाता है तो हम जो फाइंडिंग होती है, उन फाइंडिंग को जो जिंदा बंदे की थी उनको देख के कब रहे होते हैं डेथ के बाद। और कुछ ये है कि जब डेथ हो चुकी होती है, डेथ के बाद बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि एंटी मार्टम चेंजेस को ऑब्सक्योर कर देती हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये जिंदा पे थी या मरे पे। इसकी वजह से या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें काज ऑफ डेथ नहीं पता चल सकता, या क्या कह सकते हैं कि जो रॉन्ग चीज़ है किसी, उसको काज ऑफ डेथ कह देंगे, पोस्टमार्टम फाइंडिंग को काज ऑफ डेथ कह देती हैं, जो ऐसे मिली। अब इसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, दीज आर कॉल्ड पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स। ये कौन कौन से होते हैं? पहले होता है एगोनल आर्टिफैक्ट्स। व्हाट इज़ एगोनल? एगोनल आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो आर्टिफैक्ट्स जो कि एगोनल पीरियड में आते हैं। एगोनल पीरियड क्या होता है कि जब डेथ होती है, देयर इज़ अ डिले बिटवीन द कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एंड CNS डेथ। अभी CNS वर्क कर रहा है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया है। ये क्या फिनोमेना है? इट इज़ अ पोस्टमार्टम फिनोमेना, नंबर 1। नंबर 2 होता क्या कि हमने मिस हैंडलिंग की है बॉडी को उठाते वक्त, ठीक है। दूसरा क्या किया है कि रिगर्जिटेशन ऑफ द एसिडिक कंटेंट, स्टमक कंटेंट वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, माउथ और नोज़ के इर्द गिर्द आ जाते हैं और फ्रॉथ बना देते हैं। तो अब डेफिनेटली देखिए, ड्राउनिंग जब हो रही होती है वो एक एंटी मार्टम फिनोमेना है कि जिंदा बंदा डूबने की वजह से मरा, तो उस टाइम पे फ्रॉथ बन जाता है माउथ के इर्द गिर्द, ठीक है। वहाँ पे भी फ्रॉथ बन जाता है, यहाँ पे भी फ्रॉथ बन जाता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसकी डेथ को काज लिख देते हैं कि हो सकता है कि इसकी डेथ जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी फ्रॉथ बन जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज लिख देते हैं या ड्राउनिंग काज लिख देते हैं। हालांकि असल में वो क्या है कि वो पोस्टमार्टम फिनोमेना है, वो एंटीमार्टम तो है ही। एगोनल आर्टिफैक्ट्स, फिर रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स। अब बनता है MI का पेशेंट आया, उसको हम क्या करते हैं, कार्डियक मसाज करते हैं। कार्डियक मसाज करने के दौरान या कभी कभी हम खुद उठाते वक्त फ्रैक्चर्स कर देते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, रिब का फ्रैक्चर हो जाता है। या क्या होता है कि ब्रूसेस मिलते हैं चेस्ट के ऊपर, या हम क्या कर रहे होते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस देते हैं, तो वो स्टैब वूंड या इंसाइज वूंड नज़र आ रहे होते हैं, लेसिडेटेड वूंड। तो ये हम काज उसकी ये बता देते हैं कि ये काज डेथ इसकी स्टैब वूंड की वजह से हुई। हालांकि वो सिर्फ क्या होता है, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। ये कन्फ्यूजन होती है, रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स इनको कहते हैं। इसी तरह हम कार्डियक मसाज कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, उसको कार्डियक कैरोटिड मसाज करते हैं, तो वो बाद में हमें ऐसे नज़र आता है जैसे कि क्या हो, ब्रूसेस अवेलेबल हो इसकी नेक के ऊपर, थ्रोटलिंग का केस नज़र आता है, थ्रोटलिंग का हमें क्या नज़र आ रहा होता है, केस नज़र आ रहा होता है। तो ये आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स।
पहले एगोनल आर्टिफैक्ट, फिर रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स, उसके बाद क्या होता है एम्बाल्मिंग आर्टिफैक्ट्स। एम्बाल्मिंग कर रहे होते हैं कि हम इंजेक्टेबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द वेंस थ्रू एक्सिलरी, और क्या करते हैं सुप्रा क्लेविकुलर रीजन से इन वेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं आर्टिफैक्ट्स। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? अब डेथ के बाद हमें ऐसे लग रहा होता है कभी कभी कि ये फायर आर्म इंजरी का आर्टिफैक्ट। उसके अलावा रिगर मोटर्स के मतलब होता क्या है कि डेथ के बाद जब रिगर मोटर्स आता है हार्ट डाइलेट हो जाता है उसकी वजह से लीवर, तो हम उसमें और हार्ट की डिजीज़ की वजह से डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन आर्टिफैक्ट्स, हमने इधर से उधर ट्रांसफ़र किया, करते वक्त क्या किया, फ्रैक्चर 2 सेंटीमीटर का था 4 सेंटीमीटर का हो गया, बड़ा हो गया, या खुद हाइड बोन फ्रैक्चर कर दी, या क्या किया कि रिब फ्रैक्चर हो गई, तो उसका डेथ को और का काज को और थ्रॉटलिंग किया, कुछ और लिख देंगे हम, ठीक हो गया ट्रांसपोर्टेशन आर्टिफैक्ट्स। फिर इसके बाद आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास बर्न आर्टिफैक्ट्स। अब जब बर्न होती है तो नॉर्मल बर्निंग की वजह से डेथ हो तो हार्ट रप्चर नहीं होता, लेकिन हार्ट रप्चर भी लगेगा इसमें पोस्टमार्टम बर्न केस में, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आर्टिफैक्ट्स में ये होता है कि कभी कभी टाइट कॉलर पहना हुआ है ना, तो जब आग लगती है ना बर्न के केस में अक्सर ऐसे होता है कि जो टाइट एरिया है वो नहीं चलता, बल्कि उसकी जगह पे सख्त लाइगेचर बन जाता है, लाइगेचर मार्क प्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं कि थ्रॉटलिंग या मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन का केस होता, बर्निंग का केस है, ठीक है जी। तो ये जो है इनको कहते हैं, तो अभी तक एगोनल आर्टिफैक्ट, रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स, उसके अलावा हमने देखे कौन से आर्टिफैक्ट्स देख लिए, रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद अब हमारे पास आ गया है डिकम्पोजिशन आर्टिफैक्ट। डिकम्पोजिशन ये होता है कि जब बॉडी डेथ होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है स्किन पील ऑफ होना शुरू होती है, अकोमोडेशन ऑफ द गैसेस के प्रेशर की वजह से और फ्लूइड की वजह से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। पहली बात, मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे ड्राउनिंग का केस है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर तो बर्न में भी बनते हैं, तो यहाँ के ब्लिस्टर में क्या फ़र्क है, बर्न वाले जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना वो एंटीमार्टम होते हैं नंबर 1, वहाँ पे हाइपरइमिक होते हैं, कलर उनका रेड होता है एजिस पे। दूसरी बात, उनमें प्रोटीन और क्लोराइड का कंटेंट डिफरेंट होता है इनसे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये मिसलीड कर रहे होते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे बर्न की वजह से रहती है। और फिर क्या होता है कभी कभी कि गैसेस के प्रेशर की वजह से बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, हमें लगता है एंटीमार्टम ओबेसिटी है। या तीसरी बात, और चौथी बात ये होता है कि जब बॉडी फूलती है वेन्स वगैरह डाइलेट हो जाती है, तो क्या होता है कि जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो टाइट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से वो लाइगेचर मार्क प्रेजेंट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि इसकी स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन आर्टिफैक्ट्स। फिर आते हैं थर्ड पार्टी आर्टिफैक्ट्स। थर्ड पार्टी आर्टिफैक्ट्स में क्या होता है, थर्ड पार्टी आर्टिफैक्ट ये होता है कि लाश गिरी पड़ी है, किसी इंसेक्ट ने काट लिया जानवरों ने, तो हमें मिस लीड करेंगे काज पर, प्रॉपर काज नहीं मिलेगी डेथ की, गलत काज बता देंगे, ठीक है जी। इंसाफ वाले को इंसाफ नहीं मिलेगा, और इवन हमें क्या होगी वहाँ पे कोर्ट में प्रॉब्लम होगी एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़।